हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्सेज और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे आज वाटर रिसोर्सेज में कि हम लोग कैसे कौन से वाटर रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। पर उससे पहले काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, फॉलो करें ताकि अपने जितने भी डाउट्स हैं हमसे पर्सनल डीएम्स पे आप लोग क्लियर कर पाएं। और इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आज वाटर रिसोर्सेज में क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी वाटर रिसोर्सेज क्या होती कौन सी है, इंडिया में कौन कौन सी वाटर रिसोर्सेज हैं इन इंडिया। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाटर कैसे हम यूटिलाइज, रिक्वायरमेंट क्यों है और उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन, इंपॉर्टेंस की कैसे हम लोग इरिगेशन या हम लोग इंपॉर्टेंस हमें क्यों चाहिए इरिगेशन वाला हमारी अपनी कंट्री में। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग उसकी जो नीड्स हैं कैसे फैक्टर्स डेवलप करते हैं। तो आइए देखिए हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग बात करते हैं अब हमारे वाटर सोर्सेज हैं क्या क्या। सबसे पहले हमारा वाटर रिसोर्सेज है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर वो वाटर होता है जो हमें प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, मतलब बारिश वाला से मिल जाता है या फिर हमें नॉर्मली रिवर्स से मिल जाता है। तो बेसिकली ये कौन सा वाटर होता है? द वन विच वी गेट फ्रॉम द रिवर्स। रिवर्स इंडिया में नॉर्मली जो रिवर्स हैं वो हैं तीन मेन रिवर्स, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये आपकी मेन तीन रिवर्स हैं जो सप्लाई करती हैं वाटर पूरे इंडिया में। और ये नॉर्मली 60% सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं आपके इंडिया में इरिगेशन वाला के लिए और वाटर रिसोर्सेज के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। द पार्ट ऑफ द रेन दैट स्वीप्स इनटू द क्रैक्स और द ग्राउंड, दे आर नोन एज ग्राउंड वाटर। मतलब जितनी रेनफॉल, जितना भी पानी, मतलब आपके क्या कहते हैं क्रैक्स वाला में से निकल के नीचे ग्राउंड में चला जाता है और जो सरफेस के अंदर रह जाता है उसे हम क्या कहेंगे? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर नॉर्मली आपका वेल हो सकता है या उसके बाद आप दूसरा ट्यूबवेल्स वाला की एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इंडिया में जो 3/4 होता है इरिगेशन का पार्ट, मतलब 70%, वो ग्राउंड वाटर से ही होता है। ओके। अब हम लोग बात करते हैं लगून्स एंड बैक वाटर। जैसे क्या होता है कि जो बैक वाटर्स क्या होते हैं, जैसे कोई, मतलब बारिश आई, रिवर थी, रिवर सूख गई, उसमें उसमें कुछ पानी रह गया एक सरफेस के, जब पे डिप्रेशन था, तो ये जो पार्ट रह गया यहाँ पे पानी का, उससे हम क्या कहेंगे? बैक वाटर या लगून। ये बेसिकली आपको मिलेंगे केरला में एंड ओडिशा में। और उनके वहाँ पे जो इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं वो लगून और बैक वाटर से ही प्रोवाइड होती हैं। दैट्स इट फॉर योर वाटर रिसोर्सेज। अगर आपसे पूछा जाए 3 मार्क का, तो आपको सिंपली डायरेक्टली इनका ये देखना है कि इनके कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स, और इनका ओरिजिनेट कहाँ से होती है? रिवर से। ये अंडरग्राउंड वाटर जो रेन वाटर अंदर स्वीप हो जाता है वहां से। और ये जब रिवर्स सूख जाती है उनके पीछे जब पानी रह जाता है किसी डिप्रेशन में, वहां से। ओके। अब हम लोग बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट और उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। जैसे हमें रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट इंडिया में इसलिए है क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर लैंड। अब जैसे ही इंडिया एक एग्रीकल्चर लैंड हो जाता है, तो एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है वाटर इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए एग्रीकल्चर के लिए वाटर सबसे ज्यादा जो है, 90% इम्पोर्टेंट वाटर की है एग्रीकल्चर में। तो जैसे इंडिया की जितनी भी प्रोडक्शन, जितना भी काम है, एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर से आती है। तो वाटर बहुत जोर का काम करता है। अब हमें ये देखना है कि इसकी यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग। हमें, क्योंकि जैसे पता है इंडिया में जो रेनफॉल होती है, इंडिया की जो रेनफॉल है 2 तरीके की होती है। एक तो इरेटिक होती है, मतलब कभी भी आ जाएगी, कभी आ जाएगी, और ये नहीं पता कितनी हैवी होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती। और अनप्रिडिक्टेबल, हम लोग इनको इसलिए अनप्रिडिक्टेबल इरेटिक कहते हैं, मतलब कभी भी आती है और ये नहीं पता कितनी बारिश होगी कितनी नहीं होगी। तो उस चक्कर में हम लोग बारिश के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं हो सकते। इसलिए हमें एक वाटर रिक्वायरमेंट सिस्टम चाहिए, रिसोर्सेज हमें जहाँ पे वाटर सेव कर पाए। और अपने एग्रीकल्चर के लिए जो हमारा 12 मंथ्स होता है कंटिन्यूस, उसके लिए हमें अपना वाटर कंटिन्यूस चाहिए एग्रीकल्चर में। तो इसलिए हमें यूटिलाइजेशन चाहिए। अब हमने क्या करा है कि जैसे हमें वाटर स्टोर करना है 12 मंथ्स के लिए, ताकि हमें बारिश पे तो डिपेंडेंट ना होना पड़े। 12 मंथ्स के लिए हमें क्या करना है? वाटर स्टोर करना है, ताकि बारिश पे, हमें रेन पे इतना डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमने एक इंडिया में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू करे। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शंस होते हैं, रिवर के अक्रॉस एक डैम बना देते हैं, यहाँ पे डैम बन जाएगा, जिससे क्या होता है पानी स्टोर हो जाता है। और उससे क्या होता है, एक तो फ्लड भी कंट्रोल होता है, जब इराटिक और अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल होती है तो फ्लड भी बच जाता है क्योंकि डैम से। और दूसरा जो वाटर होता है, हम लोग इसको यहाँ पे जो वाटर स्टोर होता है हम लोग इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप इसको अपने इरिगेशन के साथ अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडिया में काफ़ी जगह हैं। कुछ अगर एग्जाम्पल्स हमसे अगर पूछे जाएं तो हम लोग क्या देंगे? भागरा नंगल प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है जो सतलज रिवर के ऊपर है। ये इंडिया के फेमस प्रोजेक्ट्स हैं। कौन सी रिवर पर है? सतलज के ऊपर रिवर पे है। और इसके पूरी इंडिया में मतलब नॉर्मली वाटर सप्लाई करता है उसके अपने एरिया में अराउंड, और ये फ्लड, और जब फ्लड होता है सतलज में तो उसको भी कंट्रोल करता है। दैट्स इट। फिर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज ऑन द रिवर दामोदर, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है दामोदर रिवर पर ही है। और ये बेसिकली हमें जैसे पता है कि उस दामोदर रिवर बहुत ज़्यादा एक्सेस में फ्लड हो जाती है जब बारिश होती है एक्सेस में, तो इसलिए हम लोग दामोदर को क्या कहते हैं? रिवर ऑफ सॉरो, रिवर ऑफ सॉरो कहते हैं। और जिसकी वजह से इसमें काफ़ी डैमेजेस डिस्ट्रक्शन रिवर क्रिएट करती है। तभी हम इस वैली प्रोजेक्ट से हमने क्या करा, एक तो हमने जितने भी फ्लड्स हैं उसे कंट्रोल करा, साथ ही साथ अपने वाटर का यूटिलाइजेशन बढ़ाया। फिर आता है हीराकुंड डैम। ये हीराकुंड डैम इंडिया का मतलब लार्जेस्ट डैम है एक तरह से, रिवर मंदा महानदी उस पे ये है। और ये आपका नदी है और महानदी पे है, और इसको हम प्रोजेक्ट को हम लोग महानदी वैली रिवर भी कह सकते हैं, महानदी वैली प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि महानदी के साथ लोकेटेड है या इतना ये। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रेगुलेट करता है वाटर का फ्लो ड्यूरिंग फ्लड्स। तो हम लोग अगर इससे मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो रेगुलेट वाटर ड्यूरिंग फ्लड, दैट्स इट। इसका और कोई रीजन नहीं है। और साथ ही साथ आपको इरिगेशन के लिए आपको पता ही है ये वाटर स्टोर करेगा तो हमारे इरिगेशन के लिए हेल्प करेगा ही डेफिनेटली। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें कैसे इंडिया को इरिगेशन की जरूरत क्यों है। इंडिया क्योंकि जैसे हमें पता है कि मॉनसून है, ट्रॉपिकल मॉनसून होता है इंडिया का। मॉनसून या फिर आपका जो सीजन है, इंडिया ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का सीजन एक्सपीरियंस करती है, जिसकी वजह से आपकी जो रेनफॉल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होने की वजह से हमें अपना वाटर की रिसोर्स रखनी पड़ेगी, मतलब वाटर को कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा, इस तरह से यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि हमारी 12 मंथ्स में आपको ऐसा बताया हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं जो ट्रॉपिकल मॉनसून को हम लोग जो रीजन दे रहे हैं, अब मैं उसको बताऊंगी कैसे हमें उसको सॉल्व करें जैसे ये नीड आएंगी। और अगर आपके पास नीड देखने को आएंगी तो दीज आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं भी आपको एक्सप्लेन करती आती हूँ। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये अगर आपके पास आया तो डेफिनेटली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और क्या पता हर इन पॉइंट्स में से ही एक एक मार्क का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ साउथ वेस्ट मानसून आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमें पता है इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं 90% रेन करते हैं, 90% ऑफ द रेन साउथ वेस्ट मानसून करते हैं। पर ये आपको जैसे ही पता है कि टाइम पे नहीं आते, कभी टाइम पे आते हैं कभी नहीं आते। पर जो क्रॉप्स होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही ग्रो करते हैं। तो इसलिए हमें मानसून के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इनका टाइम कोई फिक्स नहीं होता कि जनवरी में, अगर जैसे हमने कहा जून में आए तो जून में ही आएंगे, कहीं कहीं लेट होके बाय द एंड ऑफ जून या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई भी आते हैं। तो इसलिए हम लोग इन पे डिपेंड नहीं हो सकते। पर जो क्रॉप्स होते हैं अगर उन्हें जून में हमें ग्रो करना तो जून में ही होंगे कल्टीवेट, जुलाई में नहीं हो सकते। इसलिए हम साउथ वेस्ट मानसून पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमें इरीगेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत जगह से वेरी करता है। कभी अगर जैसे वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे आपको पता है मेघालय में अगर जैसे आपकी रेनफॉल हो जाएगी 200 से भी ऊपर, सेंटीमीटर से भी ऊपर, पर राजस्थान में खाली 20 सेंटीमीटर हो रही है। तो आपको जैसे आपकी रेनफॉल वेरी कर रही है, फिक्स नहीं है, कभी इतनी हो रही है, कभी एक जगह इधर हो रही है, एक जगह बहुत ज्यादा हो रही है। तो उस चक्कर में जो क्रॉप्स होते हैं उनको रोटेट करना और जैसे क्रॉप्स को उगाना मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे 20 खाली सेंटीमीटर रेनफॉल है वहाँ पे क्रॉप्स निकालना बहुत मुश्किल है, जहाँ पे 20 है, 200 है तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल है। इस चक्कर में हमें अपना जो इरिगेशन का स्पेसिफिक नीड होता है उसको स्पेसिफिक, जैसे हमें 200, हमें 150 चाहिए वाटर, तो हमें उसको अचीव करने के लिए इरिगेशन चाहिए इंडिया में। और अब हम लोग बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड रेनफॉल। रिस्ट्रिक्टेड रेनफॉल का मतलब क्या है कि जो रेनफॉल होती है हमारी सिंपली जून में होती है। जैसे हमारे जो साउथ वेस्ट आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जून से सितंबर होते हैं। पर जो क्रॉप्स होते हैं जैसे राइस वाला, वो लोग जैन से, अगर मान लीजिए कोई क्रॉप है जैन से लेके मई तक हो रहा है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास वाटर ही नहीं है, क्योंकि हमें तो जो रेनफॉल आ रही है वो तो जून से सितंबर में आ रही है। तो इस टाइम पीरियड में हमें जो रेनफॉल, हमें जो पानी का काम हमें कहाँ से आएगा, पानी हमें मिलेगा कहाँ से, इरिगेशन इन इंडिया।
इरिगेशन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर क्रॉप का अलग अलग टाइम होता है और रेनफॉल स्पेसिफिक आती है अपने ड्यूरेशन में, जून से सितंबर या जुलाई से और अगस्त ऐसे आएगी। और उस टाइम हम जो क्रॉप्स हमें जो जनवरी वाला में उगाने हैं, तो वो कैसे उगेंगे, इरिगेशन की मेथड से। अब हम लोग बात करते हैं लेस रेन। कभी कभार ये होता है जैसे इंडिया में जो क्रॉप्स होते हैं, इंडिया में कहीं आगे खाली 30% रेन हुई है, पर जो क्रॉप्स थे उसे 70% रेन चाहिए थी, तो बाकी जो हमें 40% लाना है कहाँ से लाएंगे, इरिगेशन के मेथड से। जो हमने वाटर अपना स्टोर करा हुआ है, जो जिस तरह से हमने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हम लोग कैसे करेंगे, इरिगेशन से। तो इसलिए अगर जैसे मान लीजिए राइस को 150 चाहिए, और अगर पंजाब में खाली बारिश हुई आपकी 75, बाकी हम लोग 50% कहाँ से लाएंगे, इरिगेशन के मेथड से। हम लोग कैनाल्स लगाएंगे, हम लोग वाटर ट्यूबवेल्स लगाएंगे, उसकी वजह से हम बाकी पानी उनको तब सप्लाई करेंगे। तो इरिगेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैंने विंटर क्रॉप का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे वही है। अगर जैसे जो जनवरी वाला के जो क्रॉप्स होते हैं, जैन से लेके अप्रैल तक के, उनको हम लोग कहाँ पे कैसे हम लोग उनको वाटर प्रोवाइड करेंगे, इरिगेशन के मेथड से, क्योंकि हमारे पास उस समय और कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि जो विंटर्स में इंडिया में नॉर्मली जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे बारिश नहीं होती, इसलिए विंटर में नो रेनफॉल, ड्यू टू विच वी नीड डेफिनेटली अ इरिगेशन मेथड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टोरेंशियल रेनफॉल। टोरेंशियल रेनफॉल का मतलब ये है कि हमें कभी कभार जैसे हमारे बहुत कम रेनफॉल ड्यूरिंग 4 मंथ्स इज कॉल्ड टोरेंशियल। मतलब जैसे पानी बहुत जैसे आपका एग्जांपल मैं देती हूँ शॉर्ट। अगर हमारे पास बारिश आ रही है हमारी जून से लेके अगस्त तक, और बाकी टाइम आप जैसे देखते हैं कि अप्रैल से लेके मई तक जो नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, लू शुरू हो जाती है, जिसके साथ जमीन जो होती है आपकी, जो लैंड होता है सरफेस, वो एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई होता है। जिसकी ड्राई की वजह से अगर जैसे रेनफॉल अगर मान लीजिए खाली बहुत कम आई या जितनी भी आई एक बार आके चली गई, तो जितना भी जो पानी आएगा वो सारा इसकी जो जमीन है वही पी जाएगी। मतलब जो लैंड है वो अपने आप को, जो अपनी ड्राइनेस रिमूव करने के लिए लैंड अपने आप को जो मॉइस्चर प्रोवाइड करना था उसमें ही सारा पानी चला जाएगा, जो क्रॉप्स के लिए पानी बचेगा नहीं। इसलिए हमने इरिगेशन जरूरी है। अगर इरिगेशन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैसे अब मैं आपको इंग्लिश में इसको हम लोग कैसे बताएंगे, हाउ टॉरेंशियल रेनफॉल, rainfall during the 4 months is torrential, giving very little time to the soil to absorb rainwater, since most of the surface water is been absorbed by the surface land, and hence the irrigation part does not get the enough water। हम लोग इसे ऐसे देखेंगे। फिर मोर सप्लाई ऑफ वाटर। मोर सप्लाई मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जो क्रॉप्स होते हैं इंडिया में नॉर्मली राइस, वीट, इन्हें क्या है, बहुत वाटर की जरूरत होती है। इनका 150 से लेकर 200 तक की इन्हें जरूरत पड़ जाती है, और से ज़्यादा ही पड़ जाती है। पर जो इंडिया में रेन अगर नॉर्मली जो पंजाब साइड में होती है वो 75 से 100 होती है, उस चक्कर में दे नीड मोर वाटर। वो वाटर सप्लाई कहाँ से होगी, इरीगेशन से। फिर इंक्रीजिंग डिमांड। इंक्रीजिंग डिमांड का मतलब सिंपली ये है कि विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडिया की जिस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंडिया में क्रॉप्स और से और हमें उगाने पड़ेंगे, और से और क्रॉप की कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए कल्टीवेशन के लिए हमें 12 मंथ्स क्या कहते हैं, क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। और जो 12 मंथ एग्रीकल्चर करना पड़ेगा उसके लिए हमें वाटर कहाँ से मिलेगा, इरिगेशन से, क्योंकि हमारी जो रेनफॉल है वो खाली 4 महीने से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए। तो ये फैक्टर्स थे हमारे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके ऊपर आधा चैप्टर आपका डिपेंडेंट है, मतलब 30% चैप्टर इज दिस ओनली। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अच्छे से इनका एक एक पॉइंट का रीजनिंग मैंने आपको समझा दिया। एक एक पॉइंट की आपको रीजनिंग आपके टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि किसी से भी वो रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि किससे आपको क्यों लेस रेनफॉल इज वाई द नीड फॉर इरीगेशन इन इंडिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें, अब ये डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। मतलब जैसे हमें फैक्टर्स कौन कौन से चाहिए जो इरिगेशन की हेल्प करेंगे डेवलप करने में। जैसे अगर हमें इरिगेशन कहीं करना है तो हमें सॉइल्स ऑफ इंडो गैगेंटिक प्लेन, मतलब इंडो गैगेंटिक प्लेन, ये वो प्लेन है जो हमारा नॉर्थ में होता है। ये प्लेन सबसे ज्यादा सॉफ्ट सॉइल, एक तो फर्टाइल होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, ये फर्टाइल, फर्टाइल होने के साथ साथ ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से यहाँ पे इजिली हम लोग जो स्लोप्स होते हैं, एक हम लोग डिगिंग कैनाल्स बना सकते हैं, वेल्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इरिगेशन प्रोवाइड हो जाएगा, और हम लोग वाटर स्टोर कर सकते हैं। हम लोग अंदर बड़े बड़े टैंक्स बना सकते हैं ताकि हम लोग जब बारिश में स्टोर कर लें पानी। तो इंडो गैगेंटिक प्लेन जैसे हमें पता है फर्टाइल है पूरे वर्ल्ड में और सॉफ्ट है, उसकी वजह से हम उनमें वेल बना सकते हैं। दूसरा, जैसे आपको पता है पेरिनियल स्नो फेड रिवर्स होती हैं, उनका हम लोग पानी स्टोर कर सकते हैं फॉर इरिगेशन, जैसे गंगा, यमुना,
हमारी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इनका हम लोग पानी हमेशा 12 मंथ्स हम लोग यूज कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर इरिगेशन। दूसरा हम लोग बात करते हैं हार्ड रॉक्स जो होते हैं, जो पेनिनसुला में मिलते हैं, इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुलर इंडिया में जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं एक्सेस में, कि मतलब उनके अंदर वाटर एरी अंदर नहीं जा सकता और अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो जब हमारा जो ड्राई सीजन होता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन हार्ड रॉक्स में हम लोग सिंपली वाटर सॉल्व स्टोर कर सकते हैं और इरिगेशन बहुत इजी हो जाती है। मतलब जैसे हम लोग, ये सरफेस है तो हम लोग सरफेस में इन दी फॉर्म ऑफ टैंक ऐसे बना सकते हैं डक करके, और यहाँ पे हम लोग वाटर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो ये जो रॉक है ये बहुत हार्ड है, इसके अंदर से वाटर पेनिट्रेट नहीं करेगा या सिंक नहीं करेगा, तो यहाँ का वाटर स्टोर हो जाएगा। और जब बारिश का मौसम नहीं होएगा, जब हमारा सीजनल मौसम नहीं होएगा रेन का, तो ये वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर इरिगेशन। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होगा? एक तो सॉइल ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, कि हम लोग वो बहुत सॉफ्ट होती है तो हम लोग वहाँ पे वेल्स वाला डक कर सकते हैं। पेनिनसुला इंडिया के हार्ड बहुत होते हैं तो हम लोग वहाँ पे टैंक्स वाला बना सकते हैं। और हमारी जो रिवर्स हैं वो हमें एक्सेस में वाटर प्रोवाइड कर सकती हैं, जो स्नो फेड वाली होती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स थे। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मीन्स ऑफ इरिगेशन कैसे होते हैं, और बाकी हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। योर इनपुट्स एंड कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम।